नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देश में लोकतंत्र के पर्व को लेकर जोरदार घमासान मचा हुआ है। 26 अप्रैल यानी कल देश के 13 राज्यों में दूसरे चरण के लिए मतदान होंगे। दूसरे फेज में 88 सीटों पर वोटर अपने चाहते उम्मीदवारों को वोट देकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5-5, बंगाल छत्तीसगढ़ में 3-3 और मणिपुर त्रिपुरा जम्मू कश्मीर में 1-1 सीटों पर मतदान होगा। और इसी बीच नेता लगातार चुनावी रैलियां कर हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वो जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर करारा हमला बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ मैदान में मोर्चा संभाला हुआ है। पक्ष विपक्ष के नेता जमकर एक दूसरे पर बरस रहे हैं। कई विरोधियों की नीतियों को लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं, तो कोई वायदे को याद दिला करके राजनीति कर रहा है। तो देश में जब मौका लोकतंत्र के पर्व का हो और सियासत ना हो तो ऐसा होना तो मुमकिन है, माफ कीजिएगा नामुमकिन है। और 24 के सियासी किले तक जाने वाला नेताओं का चुनावी रथ कल यानी 26 अप्रैल को अपने दूसरे पड़ाव से होकर गुजरेगा। वही जनता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर ये तय कर रही है कि कौन 24 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा और किसका सपना अधूरा रह जाएगा। इन सब के बीच नेताओं के पर्चे भरने का सिलसिला भी जारी है। जिन सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं उन पर पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। यूपी की अगर बात की जाए तो सपा की ओर से कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव ने पर्चा भरा है। यूपी में कन्नौज सीट सभी के लिए तिलस्म बनी हुई है। सपा से इस सीट पर कौन लड़ेगा, ये सवाल लगातार उठ रहा था, तो आज इस सीट से सस्पेंस भी खत्म हो गया है। दूसरे चरण के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की है। उन्होंने आज मुरैना, आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में चुनावी जनसभाएं की। इन सभी जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लय को कायम रखते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने यहां कांग्रेस की पॉलिसी, जवानों की सुरक्षा, मैनिफेस्टो को लेकर सवालों की बौछार की। लोकसभा चुनाव प्रचार में राहुल और सोनिया गांधी पर जबानी हमला करने से कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का भी जिक्र किया। मुरैना कांग्रेस नेतृत्व को ललकारते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज से 40 साल पहले देश के साथ बड़ा पाप हुआ था, जिसे मैं पहली बार आप सभी को बताना चाहता हूं। जिस विरासत टैक्स कानून को कांग्रेस वापस लाना चाहती है, उस कानून को खुद राजीव गांधी ने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हटा दिया था, जिससे वो अपनी मां की संपत्ति पर हक जता सके। मोदी यहां नहीं रुके। उन्होंने कहा, जब खुद पर आई तो कानून हटा दिया था और अब वही कानून वापस लाने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस ने चंबल की पहचान खराब कानून व्यवस्था ऐसे क्षेत्र के तौर पर बना दी थी। उस दौर में कांग्रेस ने एमपी को देश के बीमारू राज्यों की लाइन में खड़ा कर दिया था। कांग्रेस की पॉलिसी है जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान करे, सबसे ज्यादा मेहनत करे, सबसे ज्यादा समर्पण करे, उसे सबसे पीछे रखो। इसलिए कांग्रेस ने इतने वर्षों तक सेना के जवानों की वन रैंक वन पेंशन जैसी मांग पूरी नहीं होने दी। हमने सरकार बनते ही वन रैंक वन पेंशन को लागू। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा
अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए। आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन स्वीकार किया था। मां भारती के हाथों की जंजीरें काटने के बजाय कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं ही काट दी थी, देश के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है यही उसके फायदे का रास्ता है, यही उसके फायदे के लिए सरल रास्ता। मुझे तो लगा बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। 24 के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर 100%, और ये मैंने पहले ही दिन कहा था, आज नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 100% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जमकर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने इंदिरा और राजीव गांधी पर चुनावी हमला किया। उन्होंने कहा कि 40 साल पहले देश के साथ बड़ा पाप हुआ था। कांग्रेस ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी का दर्जा दिया। संपत्ति पाने के लिए राजीव ने कानून बदला। वहीं कांग्रेस धार्मिक तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग का ठप्पा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस आरक्षण पर पहला अधिकार मुसलमानों का मानती है, यानी कि इससे जो बाकी ओबीसी कोटा के लोग हैं उन्हें खतरा है। ये नामदार है और कामदार के बीच की लड़ाई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। कि साथ ही साथ शहजादे को मोदी के लिए बुरा बोलने में मजा आता है, यानी कि तंज कसा राहुल गांधी पर। और साथ ही कहा कांग्रेस सरकार ने सैनिकों के हाथ बांध दिए थे, बीजेपी सरकार ने जवानों के हाथ खोल दिए हैं। एक गोली के बदले 10, एक तोप के बदले 10 तोप चलती हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान कहते हुए नजर आए। और इसके साथ ही साथ देखिए उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन पर खुद की सरकार की पीठ भी थपथपाई। तो ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और किस तरह से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र का पर्व है और निजी हमलों का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में देखिए आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल दूसरे चरण की वोटिंग है, 26 अप्रैल का दिन। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है और उससे पहले दूसरे चरण से पहले लगातार ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये तेज होता हुआ नजर आ रहा है।
तो देखिए, चुनाव नजदीक है और चुनाव के दौरान एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर देखने को मिलता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आज वार किया है। कहा कि कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, साथ ही ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में इन सब बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। मोनिका, और देखिए, साथ ही साथ ये भी कहा कि कांग्रेस आपकी सियासत छीन लेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। और देखिए, इसके अलावा तमाम बातें पीएम ने कहा कि महिलाओं के स्त्री धन पर भी कांग्रेस पार्टी की नजर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी पर नजर आए। तो देखिए, महिलाओं के साथ साथ कांग्रेस मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में लूट की योजनाएं ज्यादा है। जनता के फायदे की योजनाएं नहीं, बल्कि लूट की योजनाएं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। कांग्रेस के शहजादे कुछ भी बोल रहे हैं। शहजादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा राहुल गांधी से मतलब है। और देखिए, ये भी कहा कि वो तो नामदार है और हम कामदार हैं। यानी कि ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं, लगातार जनता के लिए नीतियां बना रहे हैं, लेकिन ये नामदार लोग हैं और नामदारों की गाली भी हम सह लेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यानी कि साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रही है, उन पर अभद्र टिप्पणी कर रही है। साथ ही संविधान को लेकर के कहा है कि कांग्रेस जो है वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। कई बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करते हुए आए और सभी बातों से सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आए हैं। उधर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने इस देश के लिए और देश की रक्षा के लिए अपना मंगलसूत्र खो दिया। कांग्रेस संस्कृति में विश्वास करती है, सभी धर्म में विश्वास करते हैं। मंगलसूत्र हर महिला के जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र पर भी बयान देंगे। The Honorable Prime Minister's speech, he is speaking on Mangala Sutra. Priyanka Gandhi herself, with a deep heart, she said that Madam Sonia Gandhi has lost her Mangala Sutra for the sake of this nation, country's integrity, and to protect the country. So, as far as the Congress party is concerned, we believe in our culture. We believe in all religions. We respect the Mangala Sutra is a very important part of every female. We respect it. I never expected the Honorable Prime Minister to speak on Mangala Sutra. The Honorable Prime और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपनी चुनावी जनसभा शुरू करने से पहले वाराणसी के काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने काल भैरव से 24 में तीसरी बार जीत का आशीर्वाद दिया। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के सिद्दीपेट में एक जनसभा की। यहां जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो तेलंगाना में मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म कर देंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को इसका लाभ देंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना विमोचन दिवस को लेकर भी टीआरएस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस दोनों तेलंगाना विमोचन दिवस इसीलिए नहीं मनाते क्योंकि वो मजलिस से डरते हैं। भाजपा ने तय किया है कि हम 17 सितंबर को तेलंगाना विमोचन दिवस मनाएंगे। यहाँ पर टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है। भाई और बहनों, इतने कम समय में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाकर रख दिया है। जो टीआरएस ने भ्रष्टाचार किया था, वो भ्रष्टाचार का, चाहे कालेश्वरम का हो, चाहे भूमि घोटाला हो, एक की भी जांच कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए हैं। ये टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों
तेलंगाना विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते हैं कि वो मजलिस से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 17 सितंबर को हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे, हम मजलिस से नहीं डरते। और आज मैं तेलंगाना के लोगों को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो अमित शाह लगातार चुनावी दौरे पर हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कहा कि तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। कांग्रेस और टीआरएस मजलिस से डरते हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह की तरफ से ये भी कहा गया कि बीजेपी तेलंगाना में मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देगी अगर बीजेपी सत्ता में आती है। इसी के साथ ये भी कहा कि कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दिया है, लेकिन हम उस आरक्षण को खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने टीआरएस के घोटालों की जांच नहीं की। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर बल्कि यहां पर क्षेत्रीय पार्टी पर भी हमलावर अमित शाह नजर आए हैं और कहा कि तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बना दिया गया। ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। कांग्रेस और टीआरएस मजलिस से डरते हैं। इसी के साथ अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने टीआरएस घोटाले की जांच की मांग नहीं की। तो गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनावी दौरे पर और तेलंगाना में अमित शाह टीआरएस और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आए हैं। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी की लखीमपुर खीरी और सपा के गढ़ इटावा में चुनावी जनसभा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखीमपुर खीरी के बिलौबी हॉल में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे डायनासोर धरती से विलुप्त हो गया था, वैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी विलुप्त हो जाएंगी। देश में राम राज्य की शुरुआत हो गई है। वहीं इसी के साथ ही सैम पित्रोदा के बयान को लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में जिस तरह की एक व्यवस्था है उसे भारत में लागू कर देना चाहिए। हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। ये लोग कब क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। इटावा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ इसी अंदाज में दिखे। यहां पर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हम लोगों ने कहा था कि जिस दिन भारत की संसद में कि दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, हम चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि धारा 370 को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का स्टेटस है। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, संसद में हमको बहुमत मिलेगा, तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। 2014 तक जब हम लोगों की सरकार बनी थी तो मेरे बहनों भाइयों, तो बम, गोले, मिसाइल, टैंक सब कुछ दुनिया के दूसरे देशों से आते थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रक्षा सामग्री 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का उत्पादन इस साल किया है। भारत की आवश्यकताओं को हम पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हाल में ही मिसाइल हमने एक्सपोर्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल। बहनों भाइयों, इधर से चले तो सीमा के उस पार जाकर मार सकती है, ऐसी है ब्रह्मोस मिसाइल। धर्म के आधार पर विभाजन, बांटना, क्या कहने आरोप लगाते। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने यदि मकान, पक्का मकान सबको दिया है तो देखा है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है? सबको दिया है जिनको जरूरत थी।
घर में नल के माध्यम से जल पहुंचना चाहिए, कोई भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं किया। बिजली कोई भेदभाव नहीं किया। किसान, चाहे कोई किसान हो, किसी जाति पंथ मजहब का क्यों ना हो, 6,000 रुपया उसके खाते में पहुंचना चाहिए, वह भी हमारी सरकार दे रही है। गर्भवती महिलाएं चाहे किसी कौम की हो, किसी जात की हो, सेवा कर रही हैं, 6 महीने तक लगातार वो छुट्टी पर रह सकती हैं, उनको लगातार वेतन मिलेगा। अन्य भी बहुत सारी गरीब महिलाओं को सुविधाएं दी जा रही है। तो वहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी जनसभाओं का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले आगरा और इटावा में चुनावी जनसभा में हुंकार भरी। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन पर देश के खिलाफ गद्दारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जब जब मौका मिला तब तब उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा जाति के हकों पर डकैती डालने का प्रयास किया है। भारत के प्रति नफरत की भावना के साथ खड़े हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए वे सभी लोग भी हैं जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है, और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होने का ही मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में 60 साल राज किया है उसके बाद राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना दिखाता है कि राहुल गांधी की मानसिकता क्या हो गई है। राहुल कहते हैं कि देश में परमाणु हथियार को नष्ट कर दिया जाए। कांग्रेस ने ना कभी सेना का सशक्त किया है और ना ही सीमा को सुरक्षित कांग्रेस पार्टी ने कभी रखा है। कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती है। तो कहीं बढ़ता है, जिस पार्टी ने 60 वर्ष राज किया हो और एक परिवार, एक पार्टी ने इतना लंबे शासन करने के बाद इस तरह के बयान देना राहुल गांधी जी के अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी जी की मानसिकता अब क्या हो चुकी है। एक तरफ से वो कहते हैं कि देश में परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाए, तो दूसरी ओर भारत के सामने, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जैसे दुनिया के कई देशों में युद्ध चल रहा है, अगर वो कहीं बढ़ता है तो हर देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। देश की लोगों की सुरक्षा भी वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने न कभी सेना को सशक्त किया और ना ही सीमाओं को सुरक्षित रखा। ना कांग्रेस ने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और ना ही लड़ाकू विमान तो पिछले 10 सालों में दिए। ये दिखाता था कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। वो तो केवल रक्षा सौदों में दलाली खाने की ओर ध्यान देते थे। जिस पार्टी ने 60 वर्ष राज। उधर महाराष्ट्र के पुणे में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रोड शो के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अलग अलग वादे किए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए वो सत्ता से बाहर हो गए। कर्नाटक में भी वादा करके सत्ता में आए, लेकिन अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। 24 में कर्नाटक में ही कांग्रेस का यही हाल होने वाला है। संविधान था, 1975 में इमरजेंसी लगाकर संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया? राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके गोवा के, साउथ गोवा के प्रत्याशी कहते हैं कि गोवा में भारत का संविधान लागू नहीं होना चाहिए। पहले इसका तो जवाब दे। अरे नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति ने ये कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान था, इसलिए चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है। और जब तक नरेंद्र मोदी जी है, जब तक बीजेपी है, तब तक संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कर्नाटक में वो धाराशाही होने वाले हैं। सारी जगह पर बीजेपी और हमारे साथी चुनकर आने वाले। अब राहुल गांधी पर किसी का विश्वास नहीं है।
तो वहीं अगर राजस्थान का जिक्र किया जाए तो राजस्थान के पहले चरण के चुनाव में कम वोटिंग को लेकर के बीजेपी पहले ही चिंता में है। अब राजपूतों की नाराजगी के फैक्टर ने पार्टी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंच करके आगामी चुनाव के मद्देनजर घर घर जाकर के प्रचार उन्होंने किया है। तो देखिए, जिस तरीके से पहले फेज में हमने देखा राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग हुई, अब दूसरे चरण में राजस्थान की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। कल सुबह 6 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर पहले चरण की वोटिंग का जिक्र किया जाए तो मतदान प्रतिशत बेहद ही ज्यादा कम रखा गया था और चुनाव आयोग की तरफ से जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य भी चुनाव आयोग का पूरा नहीं हुआ। ऐसे में अब बीजेपी की कोशिश ये है कि दूसरे चरण में हालात ऐसे ना हो, इसलिए घर घर जाकर के प्रचार बीजेपी कर रही है। और लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक 18 घंटे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से नॉमिनेशन फाइल किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पहले कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन स्थानीय नेताओं ने अखिलेश यादव से ही चुनाव में उतरने की अपील की, जिसके बाद एसपी सुप्रीमो ने अपना पर्चा दाखिल किया। अखिलेश यादव के सीट से चुनाव लड़ने के बाद ये सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के कन्नौज से खुद मोर्चा संभालने के बाद इस सीट पर फाइट काफी टफ हो गई है। ये भी बता दें कि कन्नौज सीट पर 1998 से 2019 तक लगातार समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। हालांकि 2019 की अगर बात करें तो 19 में डिंपल यादव यहां से चुनाव हार गई थी। कन्नौज से अखिलेश के खिलाफ बीजेपी के सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में है। सुब्रत पाठक ने अखिलेश के नॉमिनेशन के बाद कहा कि ये भारत बनाम पाकिस्तान मैच है। साथ ही ये भी कहा कि ये घर और गढ़ के बीच की जंग है। वहीं डिंपल यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत मिल रहे हैं, जिससे बीजेपी घबराहट में है। मैं जनता से कहूँगा बदलाव के लिए वोट दें, उनके खिलाफ मतदान करें जिन्होंने बेरोजगारी दी है, उनके खिलाफ मतदान करें जिन्होंने हर बात जनता के बीच में झूठी बोली, उनके वादे झूठे निकले, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई और दुनिया में जो बदनामी भारत की हुई है जिसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने फॉर्म ज़्यादा जमा करवाए, टैक्स कम जमा करवाया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की खबर और न्यूज़ सुनते ही इन्हें इलेक्ट्रोल की याद आ जाती है। इसलिए जनता इनका खिलाफ मतदान करने जा रही है। जिन्होंने भ्रष्टाचार, बेईमानी की खुली छूट दी, जीएसटी में न जाने कितने किसान से लेकर के जो हमारे उनको महंगाई थोपी और उद्योगपतियों कारोबारियों के ऊपर तमाम तरह के शिकंजे कसे, इनके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। पूरा प्रदेश ही हॉट होते जा रहा है। पहले चरण का चुनाव हुआ है तो बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और एक घबराहट में इजाफा होगा। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार कन्नौज से समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्या है। अब तक 3 बार कन्नौज से लड़ चुके हैं चुनाव। इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि 2000, 2004, 2009 में कन्नौज से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है। और देखिए 2012 में जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद कन्नौज की सीट उन्होंने छोड़ दी थी और 2012 में अपनी पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज से उन्होंने उतारा था, जहां पर निर्विरोध वो चुनी गई थी। 2014 के चुनाव में भी डिंपल यादव दूसरी बार यहां से जीती थी। हालांकि 2019 के चुनाव में डिंपल यादव को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। 24 में कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कन्नौज से ही नामांकन दाखिल किया है। आज ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो एक बार फिर से कन्नौज पर लड़ाई जो है वो दिलचस्प हो चली है। अखिलेश यादव अब एक बार फिर से तो कन्नौज में अखिलेश यादव अब चुनावी मैदान में है और यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें बीएसपी के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। एक तरफ बीजेपी के सुब्रत पाठक, अखिलेश यादव और देखिए 13 मई चौथा चरण का मतदान है जब कन्नौज में होगा। जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, त्रिकोणीय मुकाबला है। इमरान बिन जफर बीएसपी के उम्मीदवार हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से और सुब्रत पाठक बीजेपी की तरफ से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। सिटिंग एमपी हैं ये कन्नौज से। और देखिए 13 मई को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि अखिलेश यादव को लेकर के यहाँ पर लगातार कई तरीके के
सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव, या फिर यूं कहा जाए कि समाजवादी पार्टी का जो है वो गढ़ ये सीट मानी जाती है। अक्सर यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने ही जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव 2024 में कन्नौज का जातीय समीकरण क्या है वो आपको बता देते हैं। यादव 16% है, मुस्लिम भी 16% वहां पर है, और ब्राह्मण का जिक्र किया जाए तो 15% वहां पर आबादी ब्राह्मणों की है। राजपूत यहाँ पर 10% है और अन्य की बात करें तो 43% है। तो ये है कन्नौज का जातीय समीकरण। लेकिन देखिए, सुब्रत पाठक यहाँ पर सिटिंग एमपी है और एक बार फिर उनके किस्मत दांव पर लगी है। वहीं अखिलेश यादव को शायद भरोसा नहीं था तेज प्रताप यादव पर, और इसीलिए चुनावी मैदान में उतर आए हैं और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी इस सीट को अपना बनाना चाहती है और इसी के लिए दांव खेला जा रहा है। नॉमिनेशन प्रक्रिया आज हो चुकी है और आपको ये भी बता रहे हैं कि जातीय समीकरण क्या है कन्नौज का। यादव 16%, मुस्लिम भी 16% और ब्राह्मण 15% है। और देखिए, आज अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले 3 बार समाजवादी पार्टी ने इसी सीट पर जीत हासिल की है। 2019 में हालांकि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हार का सामना भले ही करना पड़ा हो, लेकिन इस बार अखिलेश यादव बेहद ही ज्यादा जोश से कन्नौज से नॉमिनेशन आज दाखिल करने के लिए पहुंचे और जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। तो वहीं यूपी उन्नाव लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान साक्षी महाराज ने भारी लाव लश्कर और जुलूस के साथ अपना दूसरा नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आपको बता दें कि नॉमिनेशन के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पार्टी के दूसरे बड़े तमाम नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर सवार होकर साक्षी महाराज और दूसरे नेताओं का फूलों की वर्षा के साथ शानदार स्वागत किया। नॉमिनेशन के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रामलीला मैदान में जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल गरीबों की सेवा और देश के विकास में ही काम करते नजर आए हैं। और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के सामने बीजेपी ने पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। जयवीर सिंह मैनपुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट को सपा का गढ़ कहा जाता है और देखिए, 1996 के बाद से सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज करते आ रहे हैं। इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की मुखिया पत्नी डिंपल यादव यहां से सांसद बनी थी और एक बार फिर डिंपल यादव यहां से चुनावी मैदान में है। राम गोपाल यादव और उनकी पार्टी सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये लूट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। देखो, हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है, हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं, क्यों जाते हैं? फितूर हो गया उनके दिमाग, वोल्ट ढीला हो गया। अब उसे चुनाव लड़ने लायक नहीं, उसे भेजना चाहिए ल्यूनेटिक असाइलम, पागल खाने में, क्योंकि जो पागल है आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और अगर ये बात कह रहा है तो पागल है। ही शुड बी सेंट टू ल्यूनेटिक। तो उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ताश के पत्तों की तरह टिकट पलटती है। इतना ही नहीं, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि 2019 में अखिलेश यादव भले ही प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन सपा बीएसपी में गठबंधन के बावजूद भी 2019 में अखिलेश यादव का पूरा कुनबा हार गया था। मौर्य ने आगे कहा कि इस बार भी इतिहास दोहराएगा और अखिलेश यादव भारी अंतर से कन्नौज से हारेंगे। उनके चाचा श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपने टिकटों को ताश के पत्ते की तरह पलटने का काम करती है। अगर श्री अखिलेश यादव जी को लड़ना था तो बीच में दूसरे प्रत्याशी को घोषित क्यों किया? लेकिन
हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मज़ा आएगा, अब कमल खिलाने में मज़ा आएगा, भाजपा को जिताने में मज़ा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मज़ा आएगा। पीडीए का मतलब उनके भाई, उनके चाचा, उनके भतीजा, उनकी पत्नी और वह स्वयं, अर्थात उनका पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है कि परिवार का भला करो, परिवार को डेवलप करो और परिवार के लिए समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके उसको परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पार्टी कर लेना चाहिए इनको। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। ऐसे में वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कडप्पा जिले के पुलिंदी बेंदुला से नॉमिनेशन दाखिल किया है। जगन मोहन दूसरी बार इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 13 मई को यहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2019 में भी वो इसी सीट से चुनाव जीतकर आंध्र प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री बने थे। नॉमिनेशन से पहले जगन मोहन रेड्डी ने सभी धर्मों की परंपरा के अनुरूप प्रार्थना की और नामांकन के दौरान मौजूद लोगों का उन्होंने अभिवादन किया। इसी बीच तेलंगाना के निजामाबाद से बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान धर्मपुरी अरविंद के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल यानी कल 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसे लेकर हाई वोल्टेज प्रचार अभियान बुधवार शाम थम गया। दूसरे फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां से कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसमें केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जो कि तिरुवनंतपुरम से चुनावी मैदान में है, बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या जो कि कर्नाटक से चुनावी मैदान में है, मथुरा से हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी जेडीएस शामिल हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं जो जिनकी किस्मत जो है दांव पर लगी हुई है दूसरे चरण में। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव कहां होने हैं और किन किन सीटों पर होने हैं। सबसे पहले त्रिपुरा में 1 सीट पर चुनाव होने हैं। असम में 5 सीटों पर कल वोटिंग होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। मोनिका, और देखिए इसके अलावा बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान होना है और छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके अलावा राजस्थान बड़ा राज्य है, राजस्थान में 13 सीटों पर मतदान करवाए जाएंगे। और इसके अलावा महाराष्ट्र में 8 सीटों पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट है जहां पर कल दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। कर्नाटक की 14 सीटों पर कल के दिन वोटिंग होगी। इसके अलावा केरल का जिक्र किया जाए तो केरल की 20 सीटें ऐसी है जहां कल वोटिंग होने वाली है। केरल के बाद मणिपुर में भी 1 सीट ऐसी है जहां पर कल यानी कि सेकंड फेज में वोटिंग होगी। और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर मतदान होना है वो राज्य हैं राजस्थान और केरल। राजस्थान में 2 फेज में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। पहले फेज में 12 सीटों पर वोटिंग हुई और अब 13 सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 सीट पर ही वोटिंग होगी। और देखिए कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है ये भी आपको बता दें। देखिए दूसरे चरण में बीजेपी 69 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आईएनसी 68 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जेडीयू 5 सीटों पर और सीपीआई 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा एसपी 4 सीटों पर चुनावी मैदान में है। शिवसेना यूबीटी गुट जो है वो 4 सीटों पर, शिवसेना 3 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि आखिरकार कौन कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में अपना दम दिखा रहा है और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि
लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। कौन कहां से है? पूर्णिया का अगर जिक्र किया जाए तो पूर्णिया से जेडीयू की तरफ से भी उतारे गए हैं और पूर्णिया का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो चला है। बिल्कुल, बांका सीट का भी जिक्र करें हैं, भागलपुर बता रहे हैं अपने दर्शकों को, ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं तमाम सीटों पर। और देखिए उम्मीदवार कौन कौन है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। भागलपुर से अजीत शर्मा कांग्रेस की तरफ से और अजय मंडल जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। पूर्णिया सीट का जिक्र हुआ था, पप्पू यादव की साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। जेडीयू ने बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। और ये देखिए, ये तमाम वो प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। फिलहाल ये जो ग्राफिक्स है ये भागलपुर सीट के हैं। तो कल ही है दूसरे चरण की वोटिंग। और ये देखिए अजमेर सीट का जिक्र कर रही हैं, आंचल बता रही हैं। तो अजमेर सीट का जिक्र किया जाए तो अजमेर के अलावा यहाँ पर जिक्र करते हैं बांसवाड़ा का, जो कि बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया है और कांग्रेस की तरफ से भी। बिल्कुल, बाड़मेर, भीलवाड़ा, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर कल वोटिंग होनी है और उनके प्रत्याशी आपको बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी वोट डाले जा रहे हैं, माफ कीजिएगा कल डाले जाएंगे। और इसके अलावा जालौर, ये देखिए उत्तर प्रदेश की सीट आपको बता रहे हैं, अमरोहा की सीट जहां पर कल वोटिंग होनी है, त्रिकोणीय मुकाबला है। इसके अलावा मेरठ की सीट जहां से हम जिक्र कर रहे थे अरुण गोविल का, उसके अलावा बागपत की सीट, बागपत में भी त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। और इसके अलावा गाजियाबाद की सीट का भी जिक्र करेंगे, गाजियाबाद से अतुल गर्ग बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस की तरफ से डॉली। देखिए बागपत की सीट का हम जिक्र कर रहे थे। बागपत से हम आपको बता दें कि अमरपाल शर्मा जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी का जिक्र किया जाए तो बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है। राजकुमार सांगवान यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और बीएसपी भी मुकाबले में है और बीएसपी की तरफ से परवीन पर भरोसा जताया गया है। ये बागपत की सीट का हम बता रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र में अमरावती से का जो मुकाबला है वो बेहद ही ज़्यादा दिलचस्प हो चला है और अमरावती काफ़ी ज़्यादा हॉट सीटों में काउंट की जाती है। नवनीत राणा बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से बलवंत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो अकोला में भी वोट डाले जाएंगे महाराष्ट्र के और अमरावती भी सीट है जहां पर कल प्रत्याशी की किस्मत का फैसला होना है। आपको ग्राफिक्स के जरिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वो तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में जिनकी कल किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो देखिए कल कई सीटों पर वोटिंग होनी है। 88 सीट मात्र ऐसी है जहां पर वोटिंग होनी है। लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको वो तमाम चेहरे दिखा रहे हैं जिनकी किस्मत कल के चुनाव में साख पर लगी हुई है। तो देखिए अमरावती महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं। नवनीत राणा बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस की तरफ से बसवंत वानखेड़े पर भरोसा जताया गया है जो अमरावती से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा हम जिक्र करें अकोला महाराष्ट्र का तो बीजेपी की तरफ से अनूप पर भरोसा जताया गया है। वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से प्रकाश अंबेडकर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से अभय काशीनाथ पाटिल पर भरोसा जताया गया है। तो बिल्कुल रण सज चुका है और देखिए पहले चरण का मतदान तो 19 तारीख को हो ही गया था। निगाहें टिकी हुई हैं 26 तारीख पर। कल है 26 तारीख, 24 घंटे भी बाकी नहीं है और कल सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको हम उम्मीदवार भी बता रहे हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव कल होंगे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी होंगे, बिहार में भी होना है, राजस्थान में भी होना है, केरल की भी सीटों पर होना है, JNK में भी होना है। और ये देखिए आपको दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के विषय में बता रहे हैं। रायगंज भी सीट है जहां पर कल प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है, वोटिंग होनी है। बालूरघाट भी एक सीट है पश्चिम बंगाल में जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा दार्जिलिंग के जैसे कि हम पहले भी जिक्र करे थे, प्रत्याशी भी हम आपको बता रहे हैं लगातार। ये तमाम वो प्रत्याशी जिनकी किस्मत का कल फैसला होगा। कल मतदाता तय करेंगे कि कौन उनकी पसंद का प्रत्याशी है और किसे वोट देना है। तो देखिए केरल में भी कल वोटिंग होने वाली है। केरल के अलपुझा का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से शोभा सुरेंद्रन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की तरफ से KC वेणुगोपाल पर भरोसा जताया गया है। CPI की तरफ से AM आरिफ को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब 4 जून को कौन जीतता है और कौन हारता है ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल सभी पार्टियों ने अपने भरोसेमंद चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अलपुझा केरल के वो तमाम 3 चेहरे आपको दिखा रहे हैं जिनकी जो है कल जिनके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की कल्पना सोरेन
ने चुनावी राजनीति में अपना कदम रख दिया है। आपको बता दें कि गांधी विधानसभा सीट से होने वाले उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। वैसे तो वो चुनावी रैलियों में नजर आती ही रहती हैं, लेकिन क्या आपको बता दें कि चुनावी राजनीति में भी हाथ जमा पाएगी या फिर नहीं, इसकी चर्चाएं जोरों शोरों से सियासी गलियारों में हो रही है। अब उनके उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। इस सीट पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि जो चुनाव है वो भी बेहद दिलचस्प हो चला है। तो बस को थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है दूसरे चरण का मतदान होने में। और इसी के साथ हमारी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।